अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 11th क्लास इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप हमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारा एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, कुछ सवालात हमें बतौर गेस बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले, आप जानते हैं कि अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में विंटर स्कूलिंग भी उसकी भी शुरुआत हो रही है 15 दिसंबर से। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी इन विंटर ट्यूटोरियल्स में अपने आप को दर्ज करें और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का, इस विंटर कोचिंग का भरपूर और अच्छे से फायदा उठाएं। अब जहां तक सवाल है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का, तो बेटा इकोनॉमिक्स जो है 11th इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो पहला पार्ट है। पहले मैं इसी पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई सवाल नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। अब चूंकि अब आपके लिए मैं ऐसा कुछ सवाल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने पहले भी आपके साथ वो पेपर 11th क्लास का शेयर किया है, और यहां मैं और कुछ सवालात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले 3 मेन कंपोनेंट्स, अगर आपको भी बताया जाता है कि 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कंजप्शन, नंबर 2 प्रोडक्शन एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये 3 कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के। अब अगर मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यानी इकोनॉमिक्स एनालाइज serious problems of economics such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, etc. ये जो सीरियस प्रॉब्लम्स, ये जो इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स की इन इकोनॉमिक्स में, ये हमें दिखाती है, ये सीरियस प्रॉब्लम्स को टच करती है, एनालाइज करती है कि हमारे राइजिंग ऑफ प्राइसेस है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, सेंसस एंड सैंपल, यानी सेंसस एंड सैंपल सर्वे। तो ए सर्वे विच इंक्लूड्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ए सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस, or the method of complete enumeration। अब इसके बाद अगर हिस्टोग्राम की बात करें, हिस्टोग्राम, तो ए हिस्टोग्राम इज ए 2-dimensional डायग्राम और ए सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। हम रेक्टेंगल्स के जरिए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशंस में, जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं। अब इसके अलावा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब हम
एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं तो इट इज मोस्ट कॉमन द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहरहाल ये जब हम ये रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो उसके बाद हम उनका जो मिड पॉइंट ढूंढते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं स्केल के साथ, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहां पे एक और सवाल मुझे याद आता है कि सिवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं। तो नंबर 1 है अरिथमेटिक मीन। तो ये जो अरिथमेटिक मीन है तो वो हम निकालते हैं, हाउ कैन फाइंड इट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड हम करते हैं द नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वो कितने हैं, और वी कैन से दैट एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश डैश लास्ट टर्म जो है एक्स एन अपॉन एन, और हम लिख सकते हैं कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो इसके अलावा बेटा मीडियन जो है द मिडल स्कोर, द मिडल मोस्ट observation or item is called the median, but when we find it with the help of the formula is size of n plus 1 upon 2 the item। अब मोड की बात करें, मोड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी most frequently occurred in the series, but here the formula of mode is MO is equal to L plus D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H। अब यहां पे मैं थोड़ा, क्योंकि एक दो बार एग्जाम में भी आया था एज ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आया था कि गिव द फॉर्मूला ऑफ कोटाइल डिविएशन। तो कोटाइल डिविएशन को मैंने आपको बताया है कि QD से हम डिनोट करते हैं और इट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, or it also called quartile deviation, also called semi interquartile range। अब इसके अलावा बेटा जो मीन डिविएशन है, अब अगर हम मीन डिविएशन की बात करते हैं तो मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, यानी मीन डिविएशन कैन बी डिनोटेड बाय MD। MD is equal to summation of mod D, absolute value of D अपॉन n। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बोर्ड पे देना चाहूंगा। अगर हमारे पास x है, x 24789 तो हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d, यानी जो डिविएशंस क्या हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन जो है वो हमें पता है, वो निकलता है समेशन ऑफ x अपॉन n। जब हम इनका टोटल करते हैं तो 4 2 8 8 और 7 15 15 5 20 और 3 20 और ये 8 और 9 17 17 और 3 20 20 4 24 24 4 28 और 2 30 यानी 30, यानी सुमेशन ऑफ x इज इक्वल टू 30। तो इसके बाद जो है इनका जो मीन डिविएशन, तो अब हम इसका पहले मीन देखेंगे। तो मीन जो है x बार से हम अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ x अपॉन n। तो ये निकला 30 अपॉन 1 2 3 4 5 1 आर 5 6 आर, तो 6 निकला हमें। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट, यानी जो मीन डिविएशन जो है, अभी हम निकालेंगे इसको, यानी 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसमें नहीं आता है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आता है, तो यह आएगा 2 और ये 3। तो इनका जो टोटल आता है वो आता है इज इक्वल टू 12। 3 2 6 और 7 7 2 हो गए 9 9 3 2 5 5 और 1 6 6 2
6 2 हो गए 8, 8 और 4 हो गए 12। अब यहां पे हम निकालेंगे अब मीन डिविएशन। मीन डिविएशन जो फॉर्मूला है सुमेशन ऑफ d अपॉन n दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 दैट इज इक्वल 2.4। 2.4 इसका जो है मीन डिविएशन है। तो ये मैंने इन शॉर्ट आपको ये बताया। अब इसके अलावा जो है अभी मैं आपको एक और सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन improves our understanding about the behavior of an economic variable। अब अगर हम कोरिलेशन की बात करें, कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज कोरिलेशन वहां पे आपको बहुत है। मैं यहाँ वेरी शॉर्ट आपको ऐसे बता दूंगा कि कोरिलेशन एग्जामिनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स के बीच कौन सी रिलेशनशिप है वो ये एग्जामिन करता है थ्रू कोरिलेशन। अब अगर हम कोरिलेशन के टाइप्स की बात करें तो कोरिलेशन के दो टाइप्स है, वन इज नेगेटिव एंड अनदर इज पॉजिटिव। अब अगर हम पहले पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो पॉजिटिव दे गोज इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर यहां पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स व्हेन इनकम राइजेस कंजप्शन आल्सो राइजेस, ये है। एंड व्हेन इनकम फॉल्स कंजप्शन आल्सो फॉल्स। तो इसमें आपको ये याद रखना है। अब अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो द वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर इनकम राइज होती है तो ये जो कंजप्शन है वो फॉल होती है, और अगर इनकम फॉल होती है तो हमारी कंजप्शन जो है राइज होती है, यानी दे कैन गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंस कर्व की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने स्टूडेंट्स ने ये सवाल उठाया है कि सर मैंने आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ाया है स्कूल में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप में से अक्सर जो बच्चे हैं वो हमेशा गैरहाजिर रहते थे। तो उनके लिए मैं बताऊं कि इन शॉर्ट कि ए ग्राफिकल मेजर फॉर एस्टिमेटिंग इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्राफिकल जो मेजर है इसमें और एस्टिमेट किया जाता है कि इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, यानी बिटवीन ये फॉर एग्जांपल अगर हम लें लॉरेंस कर्व ऑफ इनकम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज शेयर ऑफ इनकम इन टोटल इनकम। तो it is especially useful in comparing the variability of two or more distributions by drawing two or more Lorentz curves in the same axis। तो अगर तो इस पे हम जानते हैं कि ये देखिए लॉरेंस कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन जो है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज। मान लीजिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हम लेते हैं। तो यहां वाई एक्सिस पे हम लेंगे परसेंटेज ऑफ इनकम, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। और सबसे पहले हम इसको ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये डिवाइड करती है। अगर हम इसका नाम रखें ओ ई, तो इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये 45 डिग्री का इस साइड बनाती है और यहां भी। अब इसके साथ साथ में हमारे जो पॉइंट्स आते हैं ये ऐसे, चलो मान लेते हैं इधर ए पॉइंट है, इधर बी है, इधर सी है। तो इट इज कॉल्ड, दिस कर्व इज कॉल्ड लॉरेंस कर्व। बहरहाल ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। एंड आई होप कि दो स्टूडेंट्स हु अटेंड द क्लास रेगुलरली, तो उन्होंने ये याद किया होगा, उनको ये पता होगा। बहरहाल अब इसके बाद हम करते हैं बात कार्ल पियर्सन। एक और है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट गिव्स ए प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर relationship between two variables x and y, and it can be used only when
when there is a linear relationship between the variables, मान लीजिए कि R से हम कार्ल पियर्सन की जो कोरिलेशन है उसको हम R से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन यानी R से हम इसकी जो फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन can be denoted by small r is equal to summation of xy upon n sigma x y। तो यह है फर्स्ट फॉर्मूला। अब अगर हम सेकंड फॉर्मूला की r हम लिख सकते हैं, r is equal to summation of x minus x bar is y minus y bar upon square root of summation of x minus x bar। तो फिर स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब हम इसके तरफ बढ़ते हैं। It is the process of rank the students according to their weight and height. Or, for example, suppose we are dealing with things such as fairness, honesty, or beauty. We measure of ranks. यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम रैंक्स देते हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में 10 है, 15 है, 20 हैं, तो उनको जब हम उनकी हाइट्स की या उनकी ब्यूटी ऑनेस्टी की उसको हम रैंक्स के थ्रू, किसी की हम रैंक ए रखते हैं या फर्स्ट रखते हैं, सेकंड, थर्ड या ए बी सी डी, तो इसकी जो व्हेन वी कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो इसकी रैंक कोरिलेशन की जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की जो फॉर्मूला है R is in small r a 1 minus 6 summation of d square upon n cube minus n। तो इसे हम इसकी ये जो फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसमें, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर इट मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स सच एज प्राइसेस ऑफ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडेक्स नंबर को नापने के लिए तो इसको हम P01 से डिनोट करते हैं, सुमेशन ऑफ P0Q0 अपॉन सुमेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100। तो ये इसकी फॉर्मूला है। अब बेटा जल्दी में इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ते हैं ताकि ये जल्दी से अपलोड हो, तो अब मैं टच करता हूं इसी आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर है पहले, यानी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, और वी कैन से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी, अगर हम देखें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। हम देखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम जानते हैं बेटा कि हमारे घर के जितने अफराद होते हैं, अगर मान लीजिए कि जमीन सिर्फ एक कनाल है हमारी, तो उसमें हम जितने भी घर के अफराद होते हैं, चाहे 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, तो हम सबको लगाते हैं काम पर, तो वो सभी काम करते हैं उसमें। हालांकि वो जो काम होता है वो सिर्फ 2 और 3 लोगों का होता है, लेकिन हम उसमें 10-20 लगाते हैं। तो ये जो है ये सरप्लस लेबर होती है, तो इसे कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलने की संभावना नहीं होती। अब क्या होता है कि लो प्रोडक्टिविटी है और सरप्लस लेबर है, ऐसी वजूहत हैं। अब अगर हम इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है। जो इनिशिएटिव मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने 2021 के लिए उठाया है, क्योंकि आज माशाअल्लाह मेरी इस उम्र में मैंने पहली बार कोई टीम अपने स्कूल में आते हुए देखी है, और जिसने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो इन नटशेल आई से द सोशल एंड इकोनॉमिक challenges before the country were enormous। इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारी कंट्रीज के लिए। अब अगर हम इंडियन प्लानिंग की बात करें तो इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट जो है वो है महालानोबिस, MAHALANOBIS। तो अब हम जो प्लानिंग है उससे काफी बेहतरी हुई है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने में, हमारे जीडीपी को बढ़ाने में। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। तो these sectors make up the structural composition of the economy। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं बेटा। एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% जो ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज इंटायरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यानी हमारे 75 जो % पॉपुलेशन है वो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो इसके अलावा जो है ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन फॉर्मुलेटेड थ्रू 5 ईयर प्लान्स। तो वो जो कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स था, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, तो आप लिखेंगे और ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इक्विटी। इसका राइट आंसर है। ये शॉर्ट आंसर में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में 2-3 बार आ भी चुका है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अगर हम अब उन प्रॉब्लम्स की बात करें जो हमारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसमें नंबर 1 वो जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो तो अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर यहाँ हम यानी प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द इकोनॉमी, तो नंबर 1 डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, ग्रोइंग इंपोर्ट्स, यानी जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है उस रेट को ग्रो करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? जब हमारे इंपोर्ट